मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश चंद इस वीडियो के अंतर्गत हिंदी साहित्य के इतिहास की श्रृंखला में आदिकाल के अंतर्गत पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिक चंदवरदाई कृत पृथ्वीराज रासो रासो काव्य परंपरा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विवादित रचना है। अब तक इस रासो की जितनी हस्तलिखित प्रतियां प्राप्त हुई हैं वे प्राय 4 प्रकार की हैं। विद्वानों ने आकार के अनुसार उनका वर्गीकरण बृहत, मध्यम, लघु और लघुतम इन 4 प्रकार के रूपांतरणों में किया है। इनमें पाठ भेद और पद्य संख्या भेद इस प्रकार मिलता है। पहला है बृहद रूपांतरण। इसमें 69 समय का मतलब है सर्ग या अध्याय हैं, जिनमें कुल मिलाकर 16,306 पद्य या छंद हैं। इसी रूपांतरण के आधार पर रॉयल एशियाटिक सोसाइटी तथा काशी नागरी प्रचारणी सभा ने 1585 ईस्वी में लिखित प्रति के आधार पर संपूर्णतः पृथ्वीराज रासो का सर्वप्रथम संपादन किया था। बाद में इसका प्रकाशन साहित्य संस्थान राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर की ओर से 4 भागों में हो चुका है। उदयपुर के राव मोहन सिंह आदि विद्वान बृहद रूपांतरण को ही मूल रासो मानते हैं, शेष रूपांतरण को उनका संक्षेप समझते हैं। उदयपुर में इस रूपांतरण की प्रामाणिक प्रति महाराज अमर सिंह द्वितीय वाली वर्तमान है, जिसका लिपिकार माघ कृष्ण छठ सोमवार विक्रम संवत 1760 विक्रमी अर्थात 1703 ईस्वी है। दूसरा है मध्यम रूपांतरण। इसमें कुल 43 समय है, जिनमें पद्यों की संख्या 7000 है। इसका प्रकाशन नहीं हुआ है, किंतु अबोहर एवं बीकानेर में इसकी प्रतियां सुरक्षित हैं, जो 17वीं सदी में लिखी गई हैं। तीसरा है लघु रूपांतरण। इसमें केवल 19 समय है और पद्य संख्या 3500 है। इस संस्करण की हस्तलिखित प्रतियां ही बीकानेर में सुरक्षित है। चौथा है लघुत्तम संस्करण। यह चौथा सबसे छोटा संस्करण है। इसमें समय या सर्ग विभाजन नहीं है। इसमें केवल 1300 पद्य हैं, 1300 पद्य हैं। इसी को डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि विद्वान मूल रासो मानते हैं। उनका अनुमान है कि मूल रासो लघुतम रूपांतरण है, उसी में क्रमशः संक्षेप होता चला गया है। उक्त 4 रूपांतरणों को देखकर इस रचना की प्रामाणिकता के बारे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है। आचार्य आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने रासो के उन्हीं अंशों को प्रामाणिक माना है जिनका प्रारंभ सुखी संवाद से हुआ है। इस आधार पर उन्होंने सन 1952 में संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो नामक संस्करण प्रकाशित कराया था, जिसमें उन्होंने केवल 7 स्थलों को ही स्थान दिया है। तो 7 स्थल हैं: आरंभिक अंश, दूसरा इच्छिनी विवाह, तीसरा शशि प्रता विवाह, चौथा तोमर पहाड़ का शहाबुद्दीन को पकड़ना, 5वां संयोगता विवाह, 6वां कैमास वध और 7वां गौरी वध। इसके पश्चात सन 1963 में
माता प्रसाद गुप्त ने पाठ विज्ञान और पाठालोचन के नियमों के अनुसार रासों का संशोधित संस्करण पृथ्वीराज रासो नाम से प्रस्तुत किया था। यह संस्करण साहित्य सदन चिरगांव झांसी से प्रकाशित हुआ था। इसमें केवल 12 सर्ग हैं और मंगलाचरण से लेकर शाहबुद्दीन और पृथ्वीराज के अंत तक सारी कथा केवल 628 पृष्ठों में दी गई है। पृथ्वीराज रासो का सर्वप्रथम उल्लेख संवत 1707 अर्थात 1605 ईस्वी में दलपति मिश्र रचित जसवंत उद्योत में मिलता है। इस ग्रंथ की सर्वप्रथम सूचना सन 1829 विक्रम संवत 1886 में कर्नल जेम्स टॉड ने एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान ग्रंथ में की थी। टॉड ने इसे काव्य ग्रंथ के साथ ही तत्कालीन ऐतिहासिक सामग्री के लिए बड़े ही मूल्य का ग्रंथ घोषित किया था। उन्होंने इसकी वर्णन शैली तथा काव्य सौंदर्य पर रीझ कर इसके लगभग 3000 छंदों का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया था। तासी, कारसादा तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिस्र बंधु, एफ.एस. गाउस, जॉन बीम्स तथा रूडोल्फ हार्नली आदि साहित्यिक इतिहासकार और विद्वान इसी मान्यता को सही मानते रहे। यहाँ तक कि संयोगिता स्वयंवर तथा पृथ्वीराज द्वारा गौरीवध की कथाओं के आधार पर नाटकों का निर्माण भी हुआ और कई नाटक कंपनियों द्वारा उनका अभिनय भी बड़ी लगन से किया गया था। इसके साथ ही मुरारी दान, कविराजा श्यामल दास आदि विद्वान पृथ्वीराज रासो की ऐतिहासिकता तथा रचना काल के संबंध में संदेह भी प्रकट करते रहे थे। इस संबंध में उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल में एक लेख भी प्रकाशित कराया था, जिसमें घटनाओं, संमतों, भाषा आदि के आधार पर रासों को अप्रामाणिक सिद्ध किया था, परंतु ठोस प्रमाण के अभाव में कुछ विशेष रुकावट न हो सकी। आगे देखें। सन 1875 में बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी से इस ग्रंथ का मुद्रण एवं प्रकाशन आरंभ हो गया था। इस ग्रंथ का थोड़ा सा ही अंश प्रकाशित हुआ था कि उन्हीं दिनों सन 1876 ईस्वी में डॉक्टर बुलर को कश्मीर में ग्रंथानुसंधान करते समय जयानक कृत पृथ्वीराज विजय नामक एक संस्कृत खंड काव्य की खंडित प्रति मिली। उन्होंने अपने शिष्य जेम्स मॉरिसन से इस ग्रंथ का अध्ययन कराया तो यह एक प्रामाणिक एवं ऐतिहासिक काव्य सिद्ध हुआ। कौन सा? पृथ्वीराज विजय। इस ग्रंथ से पृथ्वीराज रासो की समीक्षा की गई तो उन्होंने रासो को अप्रामाणिक एवं अनैतिहासिक रचना घोषित कर दिया। वस्तुतः डॉक्टर बुलर इतिहास के विद्वान थे और उनके लिए किसी काव्य ग्रंथ की ऐतिहासिक उपयोगिता सबसे बड़ी थी। पृथ्वीराज रासो उनकी यह आवश्यकता पूरा करता न दिखा तो उन्होंने सोसाइटी के सेक्रेटरी को एक पत्र लिखकर इसका प्रकाशन बंद करवा लिया। उस पत्र के अंतिम भाग का अंश था, मैं समझता हूं कि चंद के रासों का प्रकाशन बंद करा दिया जाए तो अच्छा होगा। यह जाली ग्रंथ है, जैसा कि जोधपुर के मुरारी दान और उदयपुर के श्यामल दास ने बहुत पहले प्रकट किया था। पृथ्वीराज विजय के अनुसार पृथ्वीराज के बंदीजन अर्थात मुख्य भाट का नाम पृथ्वी भट्ट था, ना कि चंद परदाई। ये कथन उन्होंने उसके अंतिम पृष्ठ में भाग में दिया था। फिर क्या था? पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर संदेह होने लगा और कितने ही विद्वान इसको अप्रामाणिक और जाली सिद्ध करने का प्रयास करने लगे। प्रसिद्ध इतिहासकार पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने तो यहाँ तक लिखा कि पृथ्वीराज रासो बिल्कुल अनैतिहासिक ग्रंथ है
उसमें राजपूतों की उत्पत्ति की कथा, चौहानों की वंशावली, पृथ्वीराज की माता, भाई बहन, पुत्र, रानियां के विषय की कथाएं तथा बहुत सी घटनाओं के सम्मत, अशुद्ध और कल्पित है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वीराज रासो के प्रकाशन का काम श्री मोहनलाल तथा डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने अपने हाथों में ले लिया। इन्हीं के संपादकत्व में सन 1905 से 13 के बीच काशी के नागिनी प्रचारिणी सभा से इस बृहद ग्रंथ का प्रकाशन हुआ। इस संस्करण में कुल 68 प्रस्ताव या समय है तथा 69वां प्रस्ताव या समय महोवा समय इसके परिशिष्ट में दिया गया है। इसका सबसे बड़ा समय कनवज युद्ध है, जो संभवतः रासो का मूल कथानक है। रासो जब अपने प्रकाशित रूप में विद्वानों के समक्ष आया तो उसकी ऐतिहासिकता अनैतिहासिकता को लेकर तेज गति से चर्चा चल पड़ी। इधर बाद में इस रासो के अन्य रूपांतरण प्राप्त हुए तो इसकी प्रामाणिकता संबंधी विवाद ने नया मोड़ ले लिया। यह विवाद इतना बढ़ गया कि कुछ विद्वान इसे प्रामाणिक मानने में जुटते रहे और वे नए तरह खोज करते रहे। कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो उनके द्वारा खोजे हुए तर्कों को निराधार सिद्ध करने की सामग्री जुटा रहे थे। अतः रासो की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता संबंधी मतों को निम्न रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। पहले देखते हैं हम रासो अप्रामाणिक है। कुछ विद्वानों का वर्ग ऐसा है जो रासो को अप्रामाणिक एवं अनैतिहासिक ग्रंथ सिद्ध करता है। इनमें है जोधपुर के कविराज मुरारीदान, उदयपुर के कविराजा श्यामल दास, डॉक्टर बूलर, मुंशी देवी प्रसाद, पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मोतीलाल मैनारिया तथा डॉक्टर रामकुर वर्मा आदि विद्वानों ने इस रचना को अप्रामाणिक और जाली ग्रंथ सिद्ध किया है। इस संबंध में शुक्ल जी का कथन है, माना कि रासो इतिहास ग्रंथ नहीं है, काव्य ग्रंथ है, पर काव्य ग्रंथों में सत्य घटनाओं में बिना किसी प्रयोजन के उलटफेर नहीं किया जाता। जयानक का पृथ्वीराज विजय भी तो काव्य ग्रंथ ही है। इस संबंध में इसके अतिरिक्त कुछ कहने की आवश्यकता नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। ये पंक्ति, ये सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आए। यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। वस्तुतः इन विद्वानों ने पृथ्वीराज विजय, अम्बीर महाकाव्य तथा तत्कालीन शिलालेखों आदि के आधार पर निम्नवत तर्क प्रस्तुत किए हैं। तो तर्क पहला है, रासो में पृथ्वीराज का जन्म सम्मत 1115 विक्रमी तथा मृत्यु सम्मत 1158 दिया गया, जबकि इतिहास से यह क्रमशः 1220 तथा सम्मत 1248 सिद्ध होता है। दूसरा है, रासो में उल्लिखित घटनाएं और नाम इतिहास से मेल नहीं खाते। इसमें परमार, चालुक्य, चौहान, क्षत्रियों को अग्निवंशी बताया गया है, जबकि वे सूर्यवंशी प्रमाणित हुए हैं। आगे देखते हैं। तीसरा है, रासो में पृथ्वीराज की माता का नाम कमला दिया गया है, जबकि उसकी मां का नाम इतिहास में कर्पूर मंजरी उल्लेखित हुआ है। चौथा है, रासो में पृथ्वीराज की बहन प्रथा कुमारी का विवाह मेवाड़ के समर सिंह के साथ बतला गया, जो इतिहास सम्मत नहीं है। रासो में पृथ्वीराज के द्वारा अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए गुजरात के राजा भीम सिंह के वध का उल्लेख हुआ है, वह भी इतिहास विरुद्ध है। रासो में पृथ्वीराज के 14 विवाहों का वर्णन हुआ है, वह भी इतिहास से मेल नहीं खाता है। ओझाजी संयोगता स्वयंवर तथा जयचंद पृथ्वीराज की शत्रुता को भी काल्पनिक मानते हैं। रासो में शहाबुद्दीन गौरी का वध पृथ्वीराज के शब्दवेदी बाण द्वारा बतला गया है, यह भी कपोल कल्पित प्रसंग है।
रासों में दी गई तिथियां शुद्ध हैं। सभी तिथियों में 83 तिथियों से 90 से लेकर 100 वर्षों का अंतर है। तिथियों के अतिरिक्त भाषा, रासों की भाषा भी स्थिर नहीं है। इसमें भाषा की अनेक रूपता इसकी प्रामाणिकता के समक्ष प्रशंसनीय लगा देती है। लास्ट पॉइंट है इसका अप्रामाणिकता। यहाँ तक कि इसका कभी भी इतिहास सम्मत व्यक्ति नहीं है। पृथ्वीराज विजय के अनुसार पृथ्वीराज के राज कवि का नाम पृथ्वी भट्ट था। चंद बरदाई एक काल्पनिक नाम है। अब इसके विपरीत रासों को अप्रामाणिक सिद्ध करने वाले भी विद्वान हैं। इनका हम अध्ययन करेंगे रासो प्रामाणिक ग्रंथ शीर्ष के अंदर। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वीराज रासो की उक्त सभी अप्रामाणिकता के विरुद्ध विद्वानों का एक ऐसा वर्ग भी है जो इसे प्रामाणिक एवं इतिहास ग्रंथ मानने के पक्ष में है। इनमें सर्वश्री मिश्रबंधु, कर्नल टॉड, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विशुलाल पांड्या, रमाकांत त्रिपाठी, डॉक्टर दशरथ शर्मा, अगरचंद नाहटा, कविराज मोहन सिंह, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त तथा डॉक्टर राम गोपाल शर्मा दिनेश आदि इनमें प्रसिद्ध हैं। इन विद्वानों ने रासों की प्रामाणिकता के प्रयास में निम्नवत तर्क प्रस्तुत किए हैं। पहला तर्क है, मूल रासो ना तो जाली ग्रंथ है, ना इसकी रचना सम्मत 1600 के आसपास हुई थी। इधर मिली हुई रासों की लघुतम कृतियों के आधार पर ऐतिहासिक एवं भाषा संबंधी त्रुटियों का परिहार हो जाता है। दूसरा पॉइंट है, डॉक्टर दशरथ शर्मा का मत है कि रासों का मूल रूप इसके प्रक्षेपों में छिपा हुआ है। इधर जो लघु प्रतियां मिली हैं उनमें इतिहास संबंधी अशुद्धियां नहीं हैं। तीसरा है, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने पुरातन प्रबंध संग्रह, इसका लिपि काल है 1471 ईस्वी, अम्बीर काव्य, सृजन चरित्र से कुछ अंश उद्धृत करके यह सिद्ध कर दिया है कि रासों की अधिकांश घटनाएं उक्त ग्रंथों में भी मिलती हैं। जैसे सृजन चरित्र में आई हुई कांतिमती के स्वयंवर की कथा संयोगता स्वयंवर की कथा के समान ही है। अगला है, श्री अगरचंद नाहटा ने पृथ्वीराज प्रबंध तथा वास्तुपाल प्रबंध के आधार पर यह सिद्ध किया है कि पृथ्वीराज और गौरी में युद्ध हुआ था तथा गौरी पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी भी ले गया था। अगला है, प्रोफेसर रमाकांत त्रिपाठी ने चंद के वंशधर नानूराम भाट से रासों की एक प्राचीन प्रति प्राप्त की है जो सम्मत 1455 अर्थात 1398 ईस्वी के। इससे सिद्ध होता है कि रासो 15वीं शताब्दी के पूर्व भी विद्यमान थी। आगे देखते हैं। छठा है, कविराज मोहन सिंह ने पृथ्वीराज रासो को भागों में विभाजित किया है और उसके संपादकीय व्यक्तित्व में चौहानों के मूल पुरुष का ब्रह्म यज्ञ के समय सूर्यमंडल से अवतरित होना सिद्ध किया है। इसके अलावा अन्य घटनाओं की पुष्टि भी तत्कालीन शिलालेख से की है। रासों में उल्लिखित तिथियों की संगति बैठाने के लिए मोहनलाल विशुलाल पांड्या ने अनंत सम्मत की कल्पना की है जो रासों की निम्न पंक्तियों पर आधारित है। एकादश सै पंचदह विक्रम साख अनंत विक्रम सम्मत में से 90-91 वर्ष घटाकर उन्होंने तिथियों का समाधान प्रस्तुत किया है। रासों की भाषा की अनेक रूपता एवं अस्थिरता की बात है तो इसके लिए कवि ने स्वयं ही कह दिया है, सठ भाषा पुराणम च कुराणम कथम मया, अर्थात मैंने प्राचीन सठ भाषा अर्थात 6 भाषा और कुरान अर्थात यवन भाषा का वर्णन किया है। वैसे भी उस समय अरबी फारसी शब्दों का प्रचलन हो चुका था, अतएव रासों में विभिन्न भाषाओं का सम्मिश्रण होना नितांत स्वाभाविक है। जहाँ तक कवि की अनैतिहासिकता का प्रश्न है, इस संबंध विद्वानों का मत है कि
चंद्रवरदाई पृथ्वीराज का राजकवि और उसका समकालीन ही था। उनके द्वारा ही मूल रासों की रचना हुई, जिनमें कालांतर में अनेक प्रक्षिप्त अंश जुड़ते चले गए। अकबर के समकालीन कवि चंद्रशेखर द्वारा रचित सुरजन चरित, कुशललाभकृत, पिंगल शिरोमणि 1558 ईस्वी आदि में भी चंद्र का उल्लेख मिलता है। अगला है रासो एक अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ। उपरोक्त दोनों मतों के अतिरिक्त एक ऐसा वर्ग भी है जो रासों को अप्रमाणिक अर्थात मूल ग्रंथ का अभाव मानता है। मुनिजिन विजय, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर जयकिशन प्रसाद खंडेलवाल तथा डॉक्टर शंभुनाथ पांडे इस वर्ग के उल्लेखनीय विद्वान हैं। इनका मत है कि पृथ्वीराज के यहाँ चंद नाम का कोई कवि अवश्य था जिसने पृथ्वीराज रासो लिखा था, किंतु उसका मूल रूप आज उपलब्ध नहीं है। जो रूप हमें प्राप्त हो जाता है वह विकृत, परिवर्तित और परिवर्तित है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार इस काल की कुछ रचनाएं ऐसी भी हैं जिन्हें हम अर्ध प्रामाणिक कह सकते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध पृथ्वीराज रासो द्विवेदी जी के ही शब्दों में आगे देखिए। अब यह मान लेने में कोई आपत्ति नहीं है कि रासो एकदम जाली पुस्तक नहीं है। उसमें बहुत अधिक प्रक्षेप होने से उसका रूप विकृत जरूर हो गया है, बस इस विशाल ग्रंथ में कुछ सार भी अवश्य है। इसका मूल निश्चय ही साहित्य और भाषा के अध्ययन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। आगे देखते हैं माता प्रसाद गुप्त के अनुसार रासो संपूर्ण रूप से ऐतिहासिक रचना नहीं है। उसके अनेक उल्लेख या विस्तार अवश्य ही कल्पना प्रसूत हैं और इतिहास से सर्वथा समर्थित नहीं है। फिर भी अपने व्यापक रूप में है वह एक ऐसे जिम्मेदार कवि की रचना प्रतीत होती है जिसमें हिंदू सूत्रों से प्राप्त सामग्री का यथेष्ट सावधानी के साथ उपयोग किया गया और कथानक के समय के बाद किसी घटना या किसी व्यक्ति का घालमेल नहीं किया गया। इस प्रकार पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता एवं अप्रामाणिकता का जो विवाद एवं भ्रम उत्पन्न हुआ है वह रासो की प्रामाणिक प्रति के उपलब्ध न होने के कारण है। रासो में चंद ने पृथ्वीराज के जीवन की घटनाओं का जैसा सजीव वर्णन किया है उससे तो यही स्पष्ट है कि वह पृथ्वीराज का समकालीन था और उसने आगे देखें यद्यपि काव्य की दृष्टि से अधिक और इतिहास की दृष्टि से कम की है इसकी रचना, फिर भी उसने सुलभ सामग्री का उपयोग जिम्मेदारी और कुशलता के साथ किया है। अतः रासो की घटनाओं को ऐतिहासिक सिद्ध करना व्यर्थ है। इसका महत्व है क्योंकि यह एक काव्य ग्रंथ है। ऐसे तो पृथ्वीराज रासो ही नहीं, रामचरितमानस, सूरसागर, बीजक आदि अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों पर भी यदि अनेक प्रकार से तर्क दिए जाएं तो उनकी अप्रामाणिकता भी किसी न किसी सीमा तक संदेह बन सकती है। इसलिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के मत से भी कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास भी एकदम नहीं। इसलिए निस्संदेह रासो को अप्रामाणिक ग्रंथ मानना ठीक नहीं है। यदि इस विवाद में कोई सत्य अंश झलकता भी है तो वह इतना है कि पृथ्वीराज रासो पर्याप्त प्रक्षिप्त माने बाद में जोड़े गए अंशों का समावेश हुआ है। डॉक्टर राम गोपाल शर्मा दिनेश के शब्दों में कह सकते हैं कि अतः प्रक्षिप्त अंशों या इतिहास विरोधी कथनों के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानना उचित नहीं। तो मित्रों, छात्रों, पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता के विषय में यहाँ तक हम विस्तार से चर्चा की। यह मैटर या टॉपिक लिखित परीक्षा, वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव, बहुविकल्पीय सभी दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। हर परीक्षा में एक ना एक प्रश्न यहाँ से आता ही रहता है।
धन्यवाद।